हिलाया। यह एक सांस्कृतिक अंतर था। वानो देश में ओरान वाकई बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन बाहरी लोगों के लिए तथाकथित ओरान रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं के बराबर थे। हालांकि बीना सेक्सी और फैशनेबल कपड़े पहनती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस काम में एक महिला के रूप में देखी जाने को तैयार थी। आसपास के निंजा चिंतित थे। उनके स्वामी को बीना ने पकड़ लिया था। वे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मौजूदा हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई संघर्ष छिड़ने वाला है। आखिरकार ईशान ही आगे आया और मामला सुलझाने के लिए आगे आया। अपनी हंसी रोकते हुए उसने कहा, ठीक है, बीना, लॉर्ड हिदाकिरा को जाने दो। इससे पहले भी उसने बीना को हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाया था, उसे कम कपड़े पहने महिला कहकर, और उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह लगभग सच हो जाएगा। बीना को हिदाकिरा को छोड़ते हुए गुस्से में देखकर ईशान ने राजकुमारी निहारिका की ओर विचारपूर्वक देखा। राजकुमारी निहारिका ईशान की नजरों से थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने अपने हाथ आगे की ओर मोड़ लिए और शर्माते हुए बोली, बड़े भाई ईशान, क्यों? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? निहारिका, क्या तुम अपना एक कपड़ा बीना को दे सकती हो? ईशान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी राजकुमारी वाली पोशाक नहीं, बल्कि वो कपड़े जो तुम अक्सर पहनती हो। बिल्कुल पहन सकती हूँ, लेकिन क्या बहन बीना इन्हें पहन सकती हैं? निहारिका ने संदेह से पूछा। हे, ईशान ने बीना की तरफ देखा। बेशक वो इन्हें पहन सकती है। 2 दिन बाद क्योटो की ओर जाने वाली आधिकारिक सड़क पर एक गाड़ी आगे बढ़ते हुए चरमराहट की आवाज के साथ आगे बढ़ी। गाड़ी खींचने वाले जानवर 2 गोलमटोल जीव थे। इन गोलमटोल जीवों के चेहरों पर बड़े गहरे रंग के नथुने थे, जो कुछ सुअरों जैसे लग रहे थे। अजीब बात यह थी कि उनमें से प्रत्येक के पास सिर्फ एक कान था, जो उनके सिर के ठीक ऊपर उग आया था। ये एक कान वाले सुअर थे, जो वानो देश के दुर्लभ जानवर थे। आम लोगों के बीच इन्हें एक प्रकार का योकाई या राक्षस भी माना जाता था। हालांकि चूंकि इन्हें वश में करना अपेक्षाकृत आसान था, इसलिए इन्हें गाड़ी खींचने के लिए बोझ ढोने वाले जानवरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मनीष समुराई वेश में, पुआल की टोपी पहने, गाड़ी की बाईं ओर लगाम पकड़े बैठा था। ईशान, जो उसी तरह का वेश धारण किए था, दाहिनी ओर बैठा था, अपने हाथों को सिर के पीछे रखे, गाड़ी से टिका हुआ, अपनी पुआल की टोपी से चेहरा ढके हुए ऊँघ रहा था। गाड़ी के अंदर बीना बैठी थी, जो एक छोटी बच्ची में बदल गई थी। उसके बाल काले रंगे हुए थे और उसने राजकुमारी निहारिका के कपड़े पहने हुए थे। अब वे तीनों किसी ग्रामीण कुलीन परिवार की बेटी लग रही थीं, जो 2 समुराई रक्षकों के साथ यात्रा कर रही थीं। कम से कम रास्ते में, आधिकारिक सड़क पर किसी भी राहगीर को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ। कुछ आम लोगों ने तो ईशान और मनीष की समुराई पोशाक देखकर उनके लिए रास्ता बना दिया, जिससे वे पहले निकल गए। जैसे जैसे वे धीरे धीरे क्योटो के पास पहुंच रहे थे, आसपास का नजारा और भी ज्यादा चहल पहल भरा होता जा रहा था। शोरगुल से सोता हुआ ईशान जाग गया, आलस से तानता हुआ सीधा बैठ गया। वानो देश के क्योटो में बसंत ऋतु जैसा द्वीपीय मौसम था, बेहद सुहावना। सड़कों के किनारे हर जगह चेरी के फूल लगे हुए थे और यह उनके खिलने का मौसम था। हल्की हवा के झोंके से गुलाबी पंखुड़ियां पूरे शहर में लहरा रही थीं, जिससे शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। शहर की सड़कें लोगों से भरी थीं, ज्यादातर पुरुष। औरतें कम ही दिखाई देती थीं। आम लोगों के अलावा सबसे आम नजारा था लकड़ी के मोजे पहने, कमर में तलवारें लटकाए समुराई। उनकी गाड़ी शहर के द्वार पर रोक दी गई। गाड़ियों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए तीनों को पैदल ही अंदर जाना पड़ा।
छोटी बच्ची में तब्दील बीना को चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ईशान ने उसे अपने कंधों पर बिठा लिया। शहर के खूबसूरत नज़ारे देखकर बीना खुशी से लगभग बोल पड़ी। ईशान ने उसे कई बार याद दिलाया और आखिरकार उसके पास उसे व्यस्त रखने के लिए सड़क के ठेलों से वानो कंट्री के कई तरह के स्नैक्स खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हिदाकिरा ने न सिर्फ उन्हें भेष बदलवाए थे, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए वानो कंट्री की अच्छी खासी मुद्रा भी दी थी। क्योटो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला एक बड़ा शहर था। अगर उन्होंने हिदाकिरा का दिया नक्शा याद न किया होता तो शहर की सड़कें देखकर शायद तीनों को चक्कर आ जाता। आगे बाएं मुड़ो। ईशान और मनीष ने अपनी पुआल की टोपियां नीचे कर लीं और नक्शे की मदद से सड़कों पर चलते हुए आरव के विवर कार्ड से बताई गई दिशा देखते रहे। कुछ देर रुकने के बाद आखिरकार उन्हें स्वर्गीय कारागार का स्थान मिल गया। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उन्होंने पाया कि स्वर्गीय कारागार की सुरक्षा वानो देश के सैनिकों द्वारा की जा रही थी। सैनिकों का पहरा देना स्वाभाविक ही था। हालांकि गली के एक कोने से ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि पहरा देने वाली सेना उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। अजीब बात है, क्या ये जेल उच्च सुरक्षा वाले अपराधियों की नहीं है? मनीष ने शक से फुसफुसाया। लेकिन यहां तो बस इतने ही पहरेदार हैं। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। क्या यह बाहर से ढीला लेकिन अंदर से कसा हुआ हो सकता है? बीना ने सकुरा मोची खाते हुए अनुमान लगाया। मुमकिन है। मनीष ने ईशान की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। क्या करें? जबरदस्ती अंदर घुस जाएं। ईशान की मौजूदगी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चीज थी। मनीष और बीना दोनों जानते थे कि जब तक ईशान वहां है, वानो कंट्री की स्वर्गीय जेल में चाहे कितने भी लोग क्यों न हो, उनका कोई मुकाबला नहीं। हालांकि आने से पहले हिदाकिरा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि लोगों को बचाते समय ज्यादा हंगामा न करें। क्योटो वानो देश का केंद्र था, जहां हजारों समुराई रहते थे। अगर हंगामा बहुत ज्यादा हुआ तो ये समुराई उनके दुश्मन बन सकते थे। इसके अलावा इन समुराइयों में से कई तो तलवारबाज स्तर के थे। अगर ईशान और मनीष उड़ भी सकते तो अपने दोस्तों को बचाने के बाद उनमें से हर एक को कम से कम 2 लोगों को उठाना पड़ता। उनकी गति जरूर धीमी हो जाती। उस समय हवा में उन पर सैकड़ों हजारों तलवारों के वार सुखद नहीं होते। तो ईशान ने एक पल सोचा, उन्हें तो घुसना ही था, वरना ये जेल से भागने जैसा नहीं होता। लेकिन वे थोड़ा इंतजार कर सकते थे और रात में घुसपैठ का विकल्प चुन सकते थे। आखिरकार जब वे क्योटो पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। रात होने में ज्यादा देर नहीं थी। इसलिए उन तीनों ने स्वर्गीय कारागार के पास एक सराय ढूंढ ली ताकि कुछ देर के लिए वहां रुक सकें। उन्होंने शुरू में ऊंची मंजिल वाली एक सराय ढूंढने की योजना बनाई थी और ऊपर के कमरों को चुनकर स्वर्गीय कारागार को एक सुविधाजनक स्थान से देखने की योजना बनाई थी। हालांकि अपनी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि वानो देश में इमारतें आम तौर पर नीची होती हैं और कोई भी इमारत 3 मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं होती। ऊंची इमारतें थीं, लेकिन वे या तो तीर्थस्थल थीं या तोरी द्वार, और कोई भी स्वर्गीय कारागार के पास नहीं थी। शहर की सबसे ऊंची इमारत दूर स्थित तेनशुकाकू थी, जो स्वाभाविक रूप से वानो देश के शोगुन का निवास स्थान था। कोई अन्य विकल्प न होने पर ईशान और उसके साथी पास की एक सराय में रहने चले गए। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गहराती गई, क्योटो की सड़कें शांत होने लगीं। लंबे समय से चली आ रही अलगाववादी नीति के कारण वानो देश में बिजली नहीं थी। रात में वे रोशनी के लिए ज्यादातर मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए कई आम लोग जल्दी सो जाते थे और रात होते ही बिस्तर पर चले जाते थे।
बेशक वहां रात के समय के लिए जगहें भी थीं, जैसे कई शराबखाने और पब। अक्सर शोरगुल की आवाजें आती रहती थीं। समुराई और रोनिन आपस में मिलते जुलते, खूब शराब पीते और लड़खड़ाते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। एक विशाल पूर्णिमा का चांद उग आया, जिसने क्योटो के रात के आकाश को रोशन कर दिया। छतों पर कूदने के बाद ईशान और उसके साथियों को एहसास हुआ कि आज पूर्णिमा की रात है। ईशान को अचानक डोरोनी की याद आ गई। वो बड़ा सा लड़का पूर्णिमा की रात को हमेशा सुबह जल्दी अपने कमरे में छिप जाता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अभी तक जू तक पहुंच गए हैं। बीना अपने असली आकार में लौट आई। तीनों फुर्तीली थीं, क्योटो के घरों की छतों पर छलांग लगाती हुई, और जल्द ही स्वर्गीय कारागार के पास पहुंच गईं। शायद अपनी जैविक घड़ियों के कारण स्वर्गीय जेल के पहरेदार लगातार जम्हाई ले रहे थे। ईशान ने सबसे पहले कार्रवाई की। स्वर्गीय कारागार के प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदारों को उसकी परछाई भी नहीं दिखी, और उनके सिर के पिछले हिस्से में एक जोरदार झटका महसूस हुआ, और वे धीरे से बेहोश हो गए। गेट पर गार्डों से निपटने के बाद वे तीनों स्वर्गीय जेल की दीवारों पर कूद गए और विवर कार्ड द्वारा बताई गई दिशा में भाग गए। रास्ते में उनका सामना दो गश्ती दलों से हुआ, लेकिन ईशान और मनीष ने उन्हें आसानी से परास्त कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी को सचेत नहीं किया था, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। बेहोश गार्डों को जल्द ही खोज लिया जाएगा। हालांकि पूरा ऑपरेशन इतनी आसानी से चल रहा था कि ईशान को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वे जल्दी से स्वर्गीय जेल में गहराई तक घुस गए और भूमिगत कोठरियों का प्रवेश द्वार ढूंढ निकाला। स्वाभाविक रूप से जेल नींद के नीचे बनी थी। प्रवेश द्वार पर नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी थी। तीनों ने इधर उधर देखा और फिर एक एक करके अंदर घुस गए। सीढ़ियां अप्रत्याशित रूप से लंबी थीं, और जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि ढलान वाली सीढ़ी के अंत में एक विशाल मकड़ी के जाले ने निकास को अवरुद्ध कर दिया था। यह क्या है? ईशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने हाथ बढ़ाया और कुछ ही झटकों में मकड़ी के जाले को फाड़ दिया। बाहर निकलने पर मकड़ी के जाले को देखकर ईशान को लगा कि कहीं वे गलत जगह तो नहीं आ गए। इस भूमिगत जेल में तो मानो बहुत दिनों से कोई आया ही नहीं था, वरना यहाँ मकड़ी के जाले क्यों होते? हालांकि जब वे तीनों जेल के गलियारे में दाखिल हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। गलियारे के दोनों ओर कोठरियों की कतारें थीं। कुछ कोठरियां खाली थीं, जबकि कुछ में कैदी थे। हैरानी की बात यह थी कि खाली कोठरियां बस खाली कमरे थे, जिनके प्रवेश द्वार खुले थे, न सलाखें थीं और न ही जेल के दरवाजे। कैदियों को रखने वाली सभी कोठरियां एक जैसी थीं। सलाखें और जेल के दरवाजों की जगह बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के सभी लोग इन मकड़ी के जालों में फंस गए हों। जैसे ही ईशान और उसके साथी दौड़कर अंदर पहुंचे, कोठरियों में बंद कैदियों ने उन्हें देख लिया। वे आश्चर्य से खड़े होकर उन तीनों को देखने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से किसी की भी मकड़ी के जाले के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इन कैदियों की हालत देखकर भले ही ईशान धीमा था, उसे समझ आ गया कि इन मकड़ी के जालों में कुछ अजीब बात है, जिसे उन्होंने पहले यूं ही फाड़ दिया था। शायद वही था, लेकिन इस वक्त उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं थी। वे तीनों जेल की गहराइयों की ओर भागने लगे और दौड़ते हुए आसपास की कोठरियों में बंद कैदियों पर ध्यान दे रहे थे। इस बीच उनके ऊपर स्वर्गीय कारागार में बड़ी संख्या में पहरेदारों को भी सतर्क किया जा रहा था। दरअसल ईशान ने जो मकड़ी का जाला फाड़ा था, वह एक चेतावनी उपकरण था। यह वानो देश के एक दुर्लभ जीव पृथ्वी मकड़ी के जाले से बना था।
हालांकि पृथ्वी मकड़ी का जाला मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, जब उसका जाला टूटता तो वह बेचैन हो जाती। जो लोग बिना अनुमति के जेल में घुस जाते थे और इस चेतावनी उपकरण को नहीं समझते थे, वे सबसे ज्यादा संभावना मकड़ी के जाले को फाड़ देते थे। इस समय युवा पृथ्वी मकड़ी एक चेतावनी भेजती थी, जिससे पहरेदारों को पता चल जाता था कि कोई घुसपैठ कर चुका है। तो अब ऊपर बड़ी संख्या में गार्ड इकट्ठा हो रहे थे। ईशान और उसके साथी अब जेल के अंत तक पहुंच गए थे और अंततः उन्होंने आरव और अन्य कैदियों को ढूंढ लिया। आरव, राघव चौहान और इजो सभी को एक साथ कैद कर लिया गया, जिससे ईशान और अन्य को अलग अलग तलाशी लेने से बचाया गया। लेकिन जब उन्हें वे तीनों मिले तो वे उन्हें ताश खेलते देखकर हैरान रह गए। इतना कि जब ईशान और मनीष दौड़कर कोठरी के दरवाजे पर पहुंचे और यह दृश्य देखा तो वे लगभग लड़खड़ा गए और कोठरी के दरवाजे पर ही गिर पड़े। क्या बात है? मजाक कर रहे हो क्या? हम तुम तीनों को बचाने के लिए इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं और तुम ताश खेल रहे हो। यदि आपके साथ एक और व्यक्ति भी कैद होता तो क्या आप महजों खेलने की योजना बनाते? इसलिए बचावकर्मी और बचाए गए लोग मकड़ी के जाल के माध्यम से एक दूसरे को घूरते रहे। तभी आरव, जिसका चेहरा पहले से ही कागजों से भरा हुआ था, 4 कार्ड पटकते हुए ईशान का अभिवादन करता है। अरे ईशान, तुम यहाँ हो? क्या हमें जाने से पहले तुम्हारे इस खेल के खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए? ईशान और मनीष मकड़ी के जाले के दूसरी तरफ खड़े तीनों को अवाक होकर देखते रहे। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उन्होंने यही कहा, नहीं नहीं। आरव ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े कार्ड अपने सामने रखी छोटी सी मेज पर फेंकते हुए कहा, बस बस। लेकिन राघव चौहान ने अफसोस से कहा, कितना अफसोस है। आखिरकार मुझे लगा कि मैं एक राउंड जीत सकता हूं। इस समय अंकल राघव चौहान का चेहरा पहले से ही कागज की पर्चियों से ढका हुआ था, आरव और इजो के चेहरों पर लगी कुल पर्चियों से भी ज्यादा। ईशान खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा, तुम अंधे हो फिर भी दूसरों के साथ ताश खेल रहे हो। अगर यह महजोंग होता तो शायद समझ में आता, कम से कम तुम टाइलों को तो महसूस कर सकते हो, लेकिन पोकर के पत्तों से तुम डू दिजू कैसे खेल सकते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी बुरी तरह हार रहे हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे डू दिजू खेलते समय अपने चेहरे पर कागज की पर्चियां क्यों चिपका रहे थे, तो ईशान ने अनुमान लगाया कि शायद उनके पास कोई पैसा नहीं था। कभी कभी उसे सचमुच लगता था कि अंकल राघव चौहान बहुत ही मूर्ख हैं। इजो ने भी खुशी से ईशान और मनीष का अभिवादन किया। तीनों ने अपने चेहरों से कागज की पर्चियां फाड़ दीं और आखिरकार कुछ सामान्य दिखने लगे। राघव चौहान खड़े होकर मकड़ी के जाले के पास आए और उसमें से ईशान से कहा, हमें लगा कि तुम अब तक पहुंच ही गए होगे। क्या हो रहा है? ईशान ने उलझन में पूछा। ऐसी जेल में तुम खुद क्यों नहीं भागे? शुरू में ईशान ने सोचा था कि वे तीनों शायद पानी के नीचे की किसी कोठरी में कैद हैं और पानी के कारण उनकी शैतानी शक्तियों के खत्म हो जाने के कारण भाग नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब वह जेल पहुंचा तो उसने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जेल का माहौल कठोर नहीं था, बल्कि काफी आरामदायक लग रहा था। और तो और वे तीनों ताश भी खेल पा रहे थे, जो इस बात का सबूत था। कहानी तो बहुत लंबी है। राघव चौहान ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि हम बचना नहीं चाहते, बस बच नहीं सकते। क्या ये इस मकड़ी के जाले की वजह से है? ईशान ने देखा कि न तो बाकी कैदी और न ही राघव चौहान और बाकी लोग मकड़ी के जाले के ज्यादा पास गए। यह समझते हुए कि इसमें कुछ अजीब बात हो सकती है, उसने बिना सोचे समझे उसे हाथ से नहीं छुआ।
बल्कि अपना ब्लेड निकाला और उसकी नोक से उसे छेद दिया। हालांकि कुछ अजीब हुआ। मकड़ी का जाला, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह आसानी से निकल जाएगा, अविश्वसनीय रूप से लचीला निकला। जैसे ही ईशान के ब्लेड की नोक उसमें घुसी, जाला विकृत हो गया और अंदर की ओर धंस गया, लेकिन टूटा नहीं। ईशान ने यह भी देखा कि जैसे जैसे जाला विकृत होता गया, ब्लेड की नोक पर प्रतिरोध तेजी से बढ़ता गया। यह बेकार है, आरव ने ईशान से कहा। कहा जाता है कि यह मकड़ी का जाला 10 टन खिंचाव बल झेल सकता है, और जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ही ज्यादा पलटाव बल। ईशान को भी यह एहसास हुआ, इसलिए उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और अपनी ब्लेड को बाहर निकालने की कोशिश की ताकि देख सके कि क्या वह सीधे उसे काट सकता है। लेकिन फिर उसे पता चला कि वह अपनी ब्लेड को वापस नहीं खींच सकता, क्योंकि ब्लेड की नोक मकड़ी के जाले से चिपकी हुई थी। ब्लेड की नोक का बस एक छोटा सा हिस्सा ही जाल से चिपका था। यह अविश्वसनीय था। जब ईशान ने तलवार को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, तो पूरा मकड़ी का जाला ब्लेड की नोक के साथ बाहर की ओर उभर आया, लेकिन वह टूटा ही नहीं। क्या बकवास है! ईशान दोनों हाथों से भी अपनी तलवार नहीं निकाल पाया और आश्चर्य से बोला, यह कैसा मकड़ी का जाला है? क्या यह स्पाइडरमैन का है? आरव और बाकी लोग स्पाइडरमैन को नहीं जानते थे, लेकिन इज़ो ने ईशान को समझाया, यह एक वयस्क त्सुचिगुमो पृथ्वी मकड़ी का जाल है। किशोर त्सुचिगुमो के विपरीत एक वयस्क का जाल अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। वानो देश में इस दुर्लभ जानवर को एक प्रकार का योकाई भी माना जाता है। एक धमाके के साथ ईशान की तलवार पर काली लपटें फूट पड़ी। उसने तलवार को हाथ से खींचने की नासमझी से बचने का फैसला किया और जाल को जलाकर राख कर देने का इरादा किया। हालांकि हमेशा से अजेय रही राक्षसी लपटों का इस क्षण सामना हुआ। काली लपटों की तेज तपिश में मकड़ी का जाला उम्मीद के मुताबिक नहीं जला, बल्कि और भी ज्यादा साफ हो गया। इस बिंदु पर न केवल ईशान बल्कि मनीष और अन्य लोगों की भी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे हो सकता है? कोशिश मत करो, आरव ने सिर हिलाया। मैंने इसे अपनी आग से जलाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लगता है यह मकड़ी का जाला बहुत ज्यादा तापमान झेल सकता है। मुझे इसका सिद्धांत नहीं पता। इसे खत्म करने के लिए आपको उच्च सांद्रता वाले खारे पानी का इस्तेमाल करना होगा, इज़ो ने यही कहा था। इस समय मुझे उच्च सांद्रता वाला खारा पानी कहाँ मिलेगा? ईशान ने मकड़ी के जाले का अध्ययन करते हुए भौहें चढ़ाई और सोचा कि क्या उसे काले पंखों वाले दानव के साथ हकी का उपयोग करके उसे काटना चाहिए। तभी अचानक उनके बगल से आवाज आई, अरे! ईशान और मनीष ने मुड़कर देखा तो बीना अपने पुराने आकार में आ गई थी। वह उनके बगल वाली खाली कोठरी में खड़ी थी और अचानक आरव और बाकियों के सामने वाली दीवार पर जोर से लात मारने लगी। उसकी लात काफी जोरदार थी। पत्थर की दीवार तुरंत कई दरारों के साथ टूट गई। इससे ईशान की आंखें चमक उठीं था। अगर वे सामने वाले मकड़ी के जाले को नहीं तोड़ सकते तो बगल से कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राघव चौहान ने सिर हिलाकर कहा, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। दीवारों के अंदर भी मकड़ी के जाले होते हैं, चाहे छत हो या फर्श। इन कोठरियों के पत्थर असल में मकड़ी के जाले पर ही चिपके होते हैं। क्या हमें सचमुच नमक और पानी ढूंढना होगा? मनीष ने अपना सिर खुजलाया। और तो और हमें दवा भी ढूंढनी है, इज़ो ने जल्दी से कहा। इन मकड़ी के जालों के अलावा हम तीनों के शरीर में एक तरह का परजीवी भी है। परजीवी? क्या हो रहा है? ईशान दंग रह गया।
यह जानकर कि वानो देश में आने के बाद से ही उन्हें तरह तरह की अजीब चीजों का सामना करना पड़ रहा था। वानो देश में वास्तव में शैतान फल के बहुत से उपयोगकर्ता हैं, इज़ो ने समझाया। हालांकि इन शैतान फल उपयोगकर्ताओं को जादूटोना करने वाले कहा जाता है, वानो देश में इनका मुकाबला करने के लिए भी कुछ चीजें हैं। वानो देश के पास के समुद्रों में एक विशेष प्रकार का समुद्री राजा रहता है। उसके शरीर पर एक दुर्लभ छोटा जीव रहता है जिसे समुद्री स्पंज वर्म कहा जाता है। अगर ये समुद्री स्पंज वर्म किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे एक अजीब ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो शैतान फल की तरंगदैर्घ्य में बाधा डालती है, जिसका प्रभाव समुद्री प्रिज्म स्टोन जैसा होता है। हालांकि यह समुद्री प्रिज्म स्टोन की तरह शैतान फल उपयोगकर्ताओं को कमजोर नहीं करता, लेकिन यह उन्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से रोकता है। आरव और श्री राघव चौहान दोनों शैतान फल उपयोगकर्ता हैं। अब उन्हें इन समुद्री स्पंज वर्म का इंजेक्शन दिया गया है ताकि वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके भाग न सकें। इन कीड़ों को केवल एक विशेष दवा से ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये चीजें जो परजीवी जैसी लगती हैं, क्षमता इस्तेमाल करने वालों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। वानो देश एक सामंती समाज जैसा लगता था, जहां बाहरी दुनिया के कई तकनीकी उत्पाद पूरी तरह से नदारद थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इन विचित्र और दुर्लभ जानवरों के इस्तेमाल से ऐसे प्रभाव प्राप्त हुए जो आधुनिक तकनीक भी नहीं कर सकती थी। ठीक है मनीष, बीना तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर खारा पानी ढूंढता हूं, ईशान बोला। लेकिन आरव ने उत्सुकता से बीना की ओर देखा और पूछा, मैं पूछना चाहता था कि यह महिला कौन है? वह तुम्हारी चचेरी बहन है, ईशान ने सहजता से उत्तर दिया, आरव के स्तब्ध भाव को अनदेखा करते हुए, और मूल प्रवेश द्वार से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि इस समय अचानक एक आवाज उभरी, इसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए आवश्यक खारा पानी लाया हूं। सबने मुड़कर देखा तो पता चला कि किसी समय जेल के गलियारे में एक आकृति दिखाई दी थी। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था जो लकड़ी के मोजे और काले समुराई पोशाक पहने हुए था। उसने अपने बालों को समुराई चोटी की तरह नहीं बांधा था, बल्कि अपने लंबे बालों को बांधकर सिर के पीछे लटका रखा था। उसने अपनी बाईं आंख पर एक काला पट्टी बांध रखी थी और उसकी नाक के पुल पर एक क्षैतिज निशान था, जिससे वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति लग रहा था। उसके बाएं हाथ में 2 म्यान वाली तलवारें थीं, जिनमें से एक कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसके दाएं हाथ में एक लौकी थी। उसे यूं ही उछालते हुए उसने ईशान की ओर फेंका। ईशान ने सहज ही उसे पकड़ लिया तो उसने कहा, अंदर खारा पानी है, इसे मकड़ी के जाले पर छिड़क दो। ईशान और मनीष अचानक प्रकट हुए इस समुराई को सावधानी से देखने लगे। उन्हें इस आदमी से एक अजीब सी आभा निकलती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक छिपी हुई ताकत छिपी थी। तुम कौन हो? ईशान ने उससे पूछा। हालांकि समुराई ने ईशान को जवाब नहीं दिया, बल्कि कोठरी के अंदर राघव चौहान की और देखा और कहा, ईशो मेरे दोस्त, बहुत समय हो गया मिलते हुए। राघव चौहान ने आह भरते हुए कहा, मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम ही हो। किसी कैदी को खेलने के लिए चीजें मिलना, जाहिर है, किसी खास की देखभाल की वजह से ही होता है। राघव चौहान अंकल, आप उन्हें जानते हैं? ईशान ने राघव चौहान से पूछा। हाँ, राघव चौहान ने सिर हिलाया। वह शोगुन के बाद सबसे ताकतवर समुराई है, वानो देश का सबसे महान तलवारबाज लॉर्ड सैजो यितो। हो?
यह नाम सुनते ही ईशान को अचानक याद आ गया कि शिरासाकी परिवार के समुराई ने उसे क्या बताया था। उसके सामने खड़ा आदमी वानो देश का सबसे सम्मानित समुराई महान तलवारबाज था। चूंकि उसके सामने वाला व्यक्ति शोगुन का करीबी था, इसका मतलब था कि बाहर का रास्ता संभवतः पहले से ही घेर लिया गया था, है न? ईशान ने वानो देश के इस महानतम तलवारबाज की ओर अजीब नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को उनके बचाव अभियान का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि मकड़ी के जाले पिघलाने के लिए खारे पानी का इंतजाम भी किया। यह हरकत कुछ हद तक दिलचस्प थी, लेकिन ईशान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने लौकी उठाई, ढक्कन हटाया और अंदर का खारा पानी जेल के दरवाजे पर बने मकड़ी के जाले पर छिड़क दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब रासायनिक क्रिया हुई हो। जैसे ही खारे पानी ने जालों को छुआ, वयस्क पृथ्वी मकड़ी के जालों से तुरंत एक तीखी आवाज निकली, मानो झुलस रहे हों। वे तेजी से घुलकर बिखर गए और एक अजीब सी गंध छोड़ते हुए पूरी तरह खुल गए। यहाँ तक कि ईशान का सेनबोनजाकुरा ब्लेड, जो जाल से चिपका हुआ था, भी आजाद हो गया। एक चीज दूसरी चीज को रोकती है, इस बात ने ईशान को प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाने पर मजबूर कर दिया। मकड़ी के जाले की रुकावट के बिना आरव और बाकी लोग आखिरकार बाहर आ पाए। बीना खुशी से उछल पड़ी और तुरंत दौड़कर आरव के सिर को अपनी छाती से लगा लिया और उसके बिखरे हुए घोंसले जैसे बालों को सहलाने लगी। वह उत्साह से बोली, हाँ हाँ, आखिरकार तुमसे मिल ही गई आरव। क्या तुम्हें अपनी बहन की याद आई? अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? आरव का दम घुटने लगा था। वह घबराहट में हाथ पैर पटक रहा था, बीना की बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था, मैं तुमसे पहले कभी मिला ही नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई। बीना को आखिरकार इसी पल एहसास हुआ। उसने आरव की गर्दन पकड़ी और उसे एक तरफ खींचते हुए कहा, आओ आओ दीदी, तुम्हारे साथ अच्छी बातें करें। चलो, आरव और बीना के बीच के हंगामे को अभी के लिए छोड़ देते हैं। राघव चौहान के खाली हाथ आने पर दूसरी तरफ बैठे सैजो यिची ने हाथ उठाया और अपने बाएं हाथ में पकड़ी तलवारों में से एक राघव चौहान की ओर उछालते हुए कहा, यह रही तुम्हारी तलवार। राघव चौहान ने उसे पकड़ लिया और ईशान साफ देख गया, यह राघव चौहान की बेंत वाली तलवार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पहले से जानी पहचानी लग रही थी। चलो चलें, भगवान शोगुन तुम्हें देखना चाहते हैं, सैजो यिची ने मुड़कर बाहर निकलने की ओर बढ़ते हुए कहा। ये आपके भगवान शोगुन हैं, ठीक है? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ करना, लेकिन हमारा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं है। हम अभी जा रहे हैं। सैजो यिची का यहाँ आना पूर्वनियोजित लग रहा था। ईशान को लगा कि उसका पिछला अनुमान सही था। वानो देश के शोगुन को शायद पता था कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू और व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू लोगों को बचाने आएंगे। इसलिए उसने कार्तिक से आरव और बाकी दो को खास तौर पर मंगवाया और उन्हें कैद कर लिया। शायद इन दोनों समुद्री डाकुओं के दल के सदस्यों के आने का इंतजार कर रहा था। वानो देश के शोगुन के पास शायद कुछ था जो वह ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं और व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को बताना चाहता था, अन्यथा उसके लिए इतनी दूर तक जाना कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? ईशान इस समय गुस्से से भरा हुआ था और उसे गुस्सा निकालने का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि आरव और राघव चौहान के साथ कैद में कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ था, वे अपनी कोठरी में ताश भी खेल सकते थे। फिर भी ईशान दुखी था क्योंकि इससे यह बात मिट नहीं रही थी कि वानो देश के शोगुन ने उसके समुद्री डाकू दल के सदस्यों को पकड़ लिया था। चारों सम्राटों की प्रतिष्ठा को दरकिनार करते हुए भी अपने दल की रक्षा करना एक कप्तान की जिम्मेदारी थी।
अगर वह अपने साथियों की भी रक्षा नहीं कर सका तो क्या यह ईशान के मुंह पर तमाचा नहीं होगा? ठीक है, भले ही। पूरी घटना राघव चौहान और आरव के वानो कंट्री में अकेले आने से शुरू हुई हो, यह देखते हुए कि उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ था। ईशान नासमझ नहीं था। मास्टरमाइंड कार्तिक के बीस्ट्स पायरेट्स थे। इस मामले को सुलझाना जरूरी था। लेकिन इस मामले में वह वानो कंट्री के शोगुन को अपना साथी मान सकता था और उसे बुरा नहीं मान सकता था। लेकिन हमने पहले ही तय कर लिया है कि हम इस बात को आपके खिलाफ नहीं रखेंगे, इसलिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। अब भी आप चाहते हैं कि मैं आपकी योजना पर अमल करूं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि शोगुन के रूप में आपकी स्थिति इतनी प्रभावशाली है? तो ईशान ने बिना सोचे समझे सीधे मना कर दिया। लोगों को तो बचा लिया गया था, अब वो जाना चाहता था, उसे कौन रोक सकता था? जाहिर है सैजो यिची को उम्मीद नहीं थी कि ईशान नियमों से नहीं खेलेगा। हैरान होकर वह पीछे मुड़ा और बोला, मत भूलो, उनके शरीर में अभी भी समुद्री स्पंज वर्म्स हैं। क्या तुम उन्हें उनसे छुटकारा दिलाने में मदद नहीं करना चाहते? बस एक परजीवी। ईशान हंसा। वैसे भी मैं बहुत अच्छे डॉक्टरों को जानता हूं। हालांकि ईशान ने माना कि वानो देश के इन अनोखे दुर्लभ जानवरों में कुछ अनोखी क्षमताएं थीं। दुनिया बहुत बड़ी है, वानो देश में न होने का मतलब यह नहीं कि चीजें काम नहीं करेंगी। भले ही ईशान ने आरव और बाकियों से कीड़ों को निकालने के लिए अपनी दोहरी स्वर्ग वापसी ढाल क्षमता का इस्तेमाल न किया हो, उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स के पास भी बेहतरीन डॉक्टर थे। अगर वह भी काम न आए तो वह चॉपर को ढूंढ सकता था। ऐसे परजीवियों से निपटने के कई तरीके थे। यदि वानो देश का शोगुन यह सोचता है कि वह कुछ छोटी मोटी चालों से ईशान को धमका सकता है, तो वह सपना देख रहा था। रास्ते से हट जाओ। ईशान सैजो यिची की ओर बढ़ा। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो चाहे तुम अंकल राघव चौहान के पुराने दोस्त ही क्यों न हो, मैं तुम्हें काट डालूंगा। अरे क्या बड़े बड़े शब्द हैं। सैजो यिची को यह सुनकर मजा आया। जैसे ही ईशान पास आया, उसका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। तो फिर मैं भी देखूं तुम कैसे काटते हो। सैजो यिची के अंगूठे ने तलवार का कवच खोल दिया और ब्लेड तुरंत एक ठंडी रोशनी से चमक उठा। उसी समय ईशान की कमर पर भी वैसी ही चमक दिखाई दी। अगले ही पल ईशान का सेनबोन्जाकुरा ब्लेड सैजो यिची की तलवार से टकराया। धमाका। जैसे ही उनके ब्लेड आपस में टकराए, उफनती तलवार की ऊर्जा भूमिगत कोठरी में फट पड़ी, ऊपर की ओर तेजी से बढ़ी और काल कोठरी के ऊपर छत पर हमला कर दिया। ऊपर जमीन पर वानो देश के जेल प्रहरी बड़ी संख्या में हथियार लिए प्रवेश द्वार पर युद्ध की मुद्रा में खड़े थे। अचानक उनके पैरों के नीचे से एक जोरदार झटका आया। फिर उनके नीचे की जमीन बिजली की एक चमक से फट गई और उड़ते हुए मलबे के बीच एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, जिससे आसपास के प्रहरी चीखने और घबराकर भागने लगे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दो आकृतियां टूटे हुए छेद से बाहर निकलीं और एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़ी। सैजो यिची एक लंबी तलवार लिए आश्चर्य और अनिश्चितता से सामने खड़े ईशान को देख रहा था। उसने अपनी तलवार घुमाई और ईशान की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम कौन हो? ईशान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने सिर पर से पुआल की टोपी उतारकर एक तरफ फेंक दी, फिर अपने शरीर पर से समुराई पोशाक को एक झटके में उतार फेंका। नंगी छाती उसने अपने शरीर को 2-3 बार हिलाया और आखिरकार उसे काफी आराम महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक ही चाल बदली थी, ईशान को एहसास हुआ कि वानो देश का यह महानतम तलवारबाज शायद तलवारबाजी में एक ही स्तर का था। दोनों को उस्ताद माना जा सकता था, शायद ड्रैक्यूल मिहॉक के बराबर भी।
दरअसल वह तलवारबाजी के ज्ञात शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसे महानतम तलवारबाज कहा जाता था। लेकिन सैजो यिची सबसे ज्यादा हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अचानक एक ऐसा समुराई मिल जाएगा जो लगभग उसके बराबर का था। ईशान के पिछले भेष की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाया था। उसने बस यही सोचा था कि मनीष की तरह ईशान को भी ड्रैगन हंटर पायरेट्स और व्हाइटबियर्ड पायरेट्स ने लोगों को बचाने के लिए भेजा है। इस बारे में बात करते हुए उसका आश्चर्य स्वाभाविक था। किसने सोचा होगा कि एक नया ताज पहनाया हुआ सम्राट खुद लोगों को बचाने आएगा। इसके अलावा वह ईशान से पहले कभी नहीं मिला था। अगर उसे अखबारों से पता भी चलता कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स का ईशान नाम का एक नया सम्राट आया है, तो भी वह उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाता। अब वह बहुत आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू किस प्रकार का समुद्री डाकू दल था जो लोगों को बचाने के लिए इतने शक्तिशाली व्यक्ति को भेज रहा था। भगवान सैजो यिची। इस समय जेल के पहरेदारों को आखिरकार होश आया। वे हथियार लिए सैजो यिची के पीछे खड़े हो गए और घुसपैठिए ईशान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईशान ने लापरवाही से इधर-उधर देखा और पाया कि वहां शायद कई सौ से ज्यादा लोग मौजूद थे। इसके अलावा अभी-अभी हुई तेज आवाज ने और भी सैनिकों को सतर्क कर दिया था जो वहां दौड़ रहे थे। बाहर निकलते ही मनीष, आरव, राघव चौहान और बाकी लोग भी बाहर आकर ईशान के पीछे खड़े हो गए। यह देखकर सैजो यिची फिर बोला, विरोध करना बंद करो। यह क्योटो है जहां हजारों सैनिक और समुराई हैं। तुम बच नहीं सकते। हालांकि उसकी बात सुनकर बीना जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, सच में पता नहीं तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिलता है कि तुम एक बादशाह को रोक सकते हो। सम्राट। सैजो यिची दंग रह गया। सम्राट। आरव, राघव चौहान और इजो भी दंग रह गए। हम तुम्हें नहीं पता। बीना ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ओह ठीक है। तुम्हें कैद कर लिया गया है और तुम्हें पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। जब तुम कैद में थे तब ईशान ने बिग मा पायरेट्स को हराया था। बिग मा उसके हाथों मारी गई और वह आधिकारिक तौर पर 4 सम्राटों में से एक बन गया है। इतना कहकर बीना ने राघव चौहान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चाचा, अब आप एक सम्राट के समुद्री डाकू दल के उपकप्तान हैं। हैरान हो गए। अप्रत्याशित। आरव, इजो और राघव चौहान के भाव इस प्रकार थे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो न? आरव ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया कुछ झुंझलाहट के साथ और बीना से पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ईशान का दर्जा अब पापा जैसा हो गया है? मनीष खिलखिलाकर हंसा और बोला, यह सही है, अब वह इतिहास का सबसे युवा सम्राट है। पापा भी पहले इस बात पर अचंभा करते थे। राघव चौहान ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजाते हुए कहा, यह वाकई हैरानी की बात है। वानो कंट्री में थोड़े ही समय के प्रवास के बाद चीजें फिर से कैसे बदल गईं? क्या मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूं और समय के साथ नहीं चल सकता? इजो भी हंस पड़ा। उसे लगा कि राघव चौहान बिल्कुल सही कह रहा था। वानो देश आने से पहले ईशान का कोई रुतबा नहीं था। उसकी शिचिबुकाई उपाधि रद्द कर दी गई थी। पलक झपकते ही वह अचानक इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया? इजो शुरू में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने बगल में आरव के दुखी भाव देखे तो वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आरव, तुम्हें क्या हो गया है? आरव ने माथे पर हाथ रखा और काफी देर तक कराहता रहा, फिर उलझन भरे भाव से ईशान से पूछा, अरे ईशान, तुम भी तो पायरेट किंग नहीं बनना चाहते ना?
मैंने तो पहले ही पापा को पायरेट किंग बनने में मदद करने की हामी भरी थी।